हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज सीटेट और टेट में हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बतलाते थे उसमें से जो कॉमन है और जो पेडागोगी था या चाइल्ड डेवलपमेंट था या लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 था उसे तो हमने स्पष्ट रूप से बतला ही लिया है। मैथमेटिक्स को भी हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर 1 to 5 का जो पॉइंट है और 6 to 8 का जो पॉइंट है वो दोनों चीज हम दे रहे हैं। खास करके 1 to 5 को विशेष रूप से अभी हम बतला रहे हैं। 6 to 8 से संबंधित जितने भी वीडियो हैं या जो भी यूनिट्स या चैप्टर हैं वो हमने इस पूर्व के वीडियो में बतला बनाया है, उसे हमने डाल दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं 6 to 8 के मैथमेटिक्स के लिए। और 1 to 5 के मैथमेटिक्स के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसे हम बतला रहे हैं। विशेष रूप से 1 to 5 में ज्योमेट्री पूछा जाता है। ये ज्योमेट्री में जैसे रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, शीर्ष, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन, ये सारी चीजें अधिकांश रूप से। फिर ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 to 8 में ज्यादातर प्रश्न रहता है, शंकु गोला, अर्धगोला से होता है। फिर न्यूमेरिकल जो है उसके अंतर्गत आपको संख्या, लाभ, हानि, औसत, अनुपात, समय, दूरी, साधारण, चक्रवृद्धि, व्यास। तो ये औसत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, अंश, फ्रैक्शन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और मेजरमेंट यूनिट से जो भी वीडियो है इसे हमने बनाया है, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कुछ जो है वो अभी हम समझाना चाहते हैं। जैसे कि ज्यामिति के अंतर्गत सबसे पहले किसी भी चीज की संरचना की बात करते हैं तो संरचना जो होती है वो किसी भी समतल तल में जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो समतल या द्विविमीय होती है। तो द्विविमीय जो समतल या आकृति जो है वो है त्रिभुज का, चतुर्भुज का, आयत का, वृत्त का। ये सारे द्विविमीय आकृति कहलाते हैं। रेखाओं या वक्र वक्रों या दोनों की बनी समतल आकृतियां जिसमें मुक्त सिरे ना हो तो बंद होती है, तो बंद आकृति कहलाती है। तो खुली आकृति भी होती है, इस टाइप की आकृति खुली होती है, और ये अगर लॉफ्ट होता है तो बंद आकृति होती है। तीसरा है कि शीर्ष कोण। तो शीर्ष और कोण और भुजा की जब हम बात करेंगे, ये रेखा जब एक समान रूप से होती है तो यह एक रेखा कहलाती है। और इसको अगर आप एक टुकड़ों के रूप में ऐसे देते हैं, ये दोनों ओर के लिए तो ये रेखाखंड होती है, और एक ओर के लिए देते हैं तो ये किरण के रूप में होता है। शीर्ष की जब हम बात करते हैं तो दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही होती है, दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही होती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। कोण, इन दो रेखाओं के बीच के भाग को कोण के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि तीन जो होते हैं वो कोण के दृष्टिकोण से होते हैं और तीन जो होते हैं वो भुजा के दृष्टिकोण से होते हैं। कोण के दृष्टिकोण से जैसे न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, जिसका एक 90 डिग्री का कोण होगा समकोण त्रिभुज होगा, और जिसका एक कोण अधिक कोण होगा यानी 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम वो होगा अधिक कोण। तो उससे रिलेटेड जो त्रिभुज होगी, न्यून कोण का कुछ इस रूप में, समकोण का कुछ इस तरह से, और अधिक कोण का कुछ, अधिक कोण का जो होगा वो इस तरह से त्रिभुज होगा। तो ये तीन कोण के दृष्टिकोण से होते हैं। अब भुजा के दृष्टिकोण से तीन त्रिभुज जो है वो है, एक त्रिभुज हो गया जैसे कि समबाहु, एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज, और जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये समद्विबाहु है और ये समबाहु है और ये विषमबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से टोटल 6 त्रिभुज होता है। अगर 6 त्रिभुज के परिमाप की हम बात करेंगे तो तीनों भुजा का योग ही होता है इसका परिमाप। लेकिन इसका सूत्र जो है वो क्षेत्रफल अलग-अलग दृष्टिकोण से निकलेगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर है। समबाहु का √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर है, और विषमबाहु का हीरो के सूत्र पे पहले s निकलेगा, s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, और फिर s प्राप्त होने के बाद हमें s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये सारी चीजें जो सूत्र के रूप में हम अभी बता रहे हैं आपको, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा कि बंद आकृति क्या है, खुली आकृति क्या है, समतल क्या है, द्विसमतल क्या है,
और शीर्ष क्या है, कोण क्या है, भुजा क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने वहाँ दर्शाई। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ विजिबिलिटी सही नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के बारे में जब हम बात करेंगे तो चतुर्भुज जो है वो कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज की आकृतियां भी और इसके संरचना को भी हमने स्पष्ट रूप से पीडीएफ में दिया है, आपको वहां से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्ग जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं, आयत जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं, और समलंब जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं। तो सबकी क्षेत्रफल भी अलग अलग, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का 1/2 गुना d1 गुना d2, ये d1 इसका एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, और समलंब का ये भुजा जो होता है इस भुजा के समांतर माना जाता है, ये हमारा h हो गया, और ये भुजा a है, ये अगर b है तो समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है, मतलब 1/2 into a plus b into h। तो इसके क्षेत्रफल और सूत्र को इत्यादि को भी हमने बताया, इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं। तो आपको बेसिकली जो भी चीजें हैं ज्योमेट्री से वो आपको हमने यहाँ पीडीएफ में दिया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। वृत्त से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। वृत्त ये एक संरचना है, इसकी परिभाषा होती है कि किसी बिंदु के चारों ओर खींची गई वह गोलीय रेखा जिसकी प्रत्येक बिंदु उसके मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है, तो ऐसी संरचना वृत्त कहलाती है। वृत्त की संरचना में जो वृत्त है तो वो अगर केंद्र से होकर कोई जीवा जाती है तो वो आपका व्यास हो जाता है, अगर ये हाफ होता है तो त्रिज्या होता है, और कहीं भी एक रेखा एक छोर से दूसरे छोर को टच करता है तो वो जीवा कहलाता है। तो इससे रिलेटेड ये प्रश्न आते रहते हैं। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और परिमाण जो होता है वो 2 पाई आर होता है, जहाँ पाई का वैल्यू होता है 22/7 है या 3.14 है। तो इस रूप में आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। त्रिज्यखंड से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, त्रिज्यखंड के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिज्यखंड के बारे में भी हमने लिखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ये एक वृत्त है, तो वृत्त के इस तरह की जो संरचना है यह हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इस त्रिज्यखंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इस त्रिज्यखंड में यहाँ एक गैप होता है, जैसे कि ये भाग, तो ये तो वृत्त हो गया, ये त्रिभुज हो गया। तो अगर हम त्रिभुज को त्रिज्यखंड से इस वृत्त से त्रिभुज को निकाल देते हैं, तो शेष जो यहाँ पर भाग बचता है वो है आपका लघुखंड, ये लघुखंड, और ये जो भाग बचता है ये है आपका दीर्घखंड। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दीर्घखंड और लघुखंड से। इसकी आकृतियां भी हमने बता दिया है और क्षेत्रफल भी लिखा हुआ। घन और घनाभ की जहां तक बात करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि घन के आयतन क्या होता है, घन के विकर्ण क्या होते हैं, और घन के सतह कितने होते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी हमने पीडीएफ में दिया है, वहां से ले सकते हैं। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला जो भी है आपके सामने, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सारी चीजें आपको परिभाषा के अनुरूप आपको, जब तक इसका आप स्ट्रक्चर जानते हैं, जो स्ट्रक्चर है जैसे कि शंकु है, शंकु का ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपका ये h है, ये तिरछी ऊंचाई l है और ये r है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल अगर पाई r है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो एक बाहरी क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इस कवर का जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आंतरिक और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो सिर्फ एक पृष्ठ का क्षेत्रफल माना जाता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर इनटू आर प्लस एल। और इसका जो एल निकालना है आपको, ये जो त्रिज्यीय ऊंचाई है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हिसाब से निकालते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट है, तो आपका l प्राप्त हो जाएगा। और आयतन की बात करते हैं इसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो ये आयतन है हमारा शंकु। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये सूत्र याद रखना जरूरी है, जब तक आप सूत्र नहीं याद रखेगा
आपको कोई स्ट्रक्चर देगा और उसकी बोलेगा क्षेत्रफल निकालने, आयतन निकालने, वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल निकालने, तो आप जब तक इसके सूत्र को नहीं याद रखते हैं तब तक आपसे ये चीजें नहीं हो सकती है। तो विशेष रूप से जो पीडीएफ में दिया हुआ है बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला का आयतन आप उसे याद करेंगे और उसके अनुरूप आप प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोण। कोण को अनुमान के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो न्यून कोण होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण होता है, जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम होता है वो अधिक कोण होता है। ऋजु कोण या इसको सरल कोण भी बोलते हैं, जो 180 डिग्री का कोण होता है वो ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। और पुनर्युक्त कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है वो आपका पुनर्युक्त कोण कहलाता है। अनुपूरक या पूरक कोण जो 90 डिग्री माइनस थीटा, एग्जांपल के लिए अगर 40 डिग्री का एक पूरक कोण निकालने बोलेंगे तो 90 डिग्री में से 40 को घटा देंगे तो 50 डिग्री इसका पूरक कोण होगा। यही अगर समपूरक की बात करेंगे तो 40 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 40 को घटाएंगे अर्थात 140 इसका समपूरक कोण होगा और 50 इसका पूरक कोण होगा। तो पूरक और समपूरक कोण को भी आप समझ गए। अब सम्मुख, संगत और एकांतर कोण की बात करते हैं हम, इसको भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है जैसे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, यहाँ जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं संकट कोण है। यहाँ अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में हम एंगल को लेते हैं तो एंगल 1 जो है वो 5 का क्या है, संकट। तो क्वेश्चन कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है, ठीक है। कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर है, कोण 3 जो है वो कोण 7 के बराबर है और कोण 4 जो है वह कोण 8 के बराबर है। यह एक दूसरे का कैसा कोण है, संगत है, एक जैसा कोण है। आसन कोण की बात करते हैं, एक दूसरे का आसन कोण क्या है, तो आसन कोण जो है जैसे एक के 180 में से इस एक को घटाएंगे तो शेष 2 बचेगा, तो कोण 1 का जो होगा वो कोण 2 वो आसन कोण हो सकता है, आसन कोण हो सकता है। 3 का 4 आसन हो सकता है, 5 का 6 आसन होगा, 7 का 8 आसन कोण होगा। एक आसन कोण हो गया, एक संगत कोण हो गया और एक एकांतर कोण को देखेंगे। तो एंगल 1 के सीधे अपोजिट यहाँ आके देखना है, एक दूसरे के सीधे एंगल में अपोजिट। तो एंगल 1 के एंगल 8 जो है वो आपको एकांतर कोण कहलाएगा। फिर 2 का अपोजिट कोण, 2 का अपोजिट आपका 7 है, ये एकांतर कहलाएगा। फिर 3 का अपोजिट 6 है, ये एकांतर कोण कहलाएगा। और एंगल 4 का अपोजिट 5 है, ये एकांतर कोण कहलाएगा। इस तरह से ये सारे कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ये सारे आपस में बराबर होते हैं। एकांतर समझ गए, संगत समझ गए, आसन समझ गए। अब शीर्षाभिमुख कोण देखिए, ये एक का जो मुख है इसके सीधे सामने मुख है 4 का, तो जो जिसके सम्मुख है, सम्मुख कोण इसको बोलते हैं, तो जो जिसके सम्मुख है वो सम्मुख कोण कहलाता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 5 जो है वो आपको 8 के बराबर है और 6 जो है वो आपको 7 के बराबर है। तो ये सारे कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाता है। इसको सम्मुख कोण कह सकते हैं या इसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जा सकता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है। ये एंगल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि संगत और एकांतर कोण, कौन इसका संगत कोण है, कौन इसका एकांतर कोण है। और अब हम चलते हैं संख्या की ओर। संख्या जो होता है, ये संख्याएं जो बात कर रहे हैं, संख्याएं प्राकृतिक होती है जो 1 2 3 के रूप में जो गिनती की संख्या है। पूर्ण संख्या जो है वो 0 से प्रारंभ होकर गिनती की संख्या लेकर होती है। पूर्णांक संख्या जो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, तो पूर्णांक के रूप में जैसे कि 4 पूर्णांक 4/3 इस टाइप का कोई क्वेश्चन या कोई अंक। सम संख्या जो 2 4 6 8 के रूप में है, कंटिन्यू इस तरह से है जो सम संख्या है, जो भाज्य संख्या है 2 से। और विषम संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है, जैसे कि 3 5 7 6 7 9 etc। भाज्य संख्याओं उसे कहते हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रहा हो। अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होता है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q = not 0। अपरिमेय संख्या
जो p/q के रूप में नहीं हो, साथ ही वो रूट में हो। और विभाजिता के नियम को भी हमने पीडीएफ में दिया, आप वहां से ये भी ले सकते हैं। विभाजिता के नियम आपको याद रखना हो तो भी आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। विभाजिता के नियम में 1 से सभी संख्या कटती हैं, 2 से जिसके अंत में 2 4 6 हो, 3 से जिसके अंकों का योग 3 हो, 4 से जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, 5 से जिसके अंत में 0 और 5 हो, 6 से जो 2 और 3 से कटता हो 6 से कटेगा, 7 से जो 6 बार लिखा हुआ हो, 8 से जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, 9 से जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 10 से जिसके अंत में 0 हो, और 11 से जिसके इकाई स्थान का योग या दहाई स्थान के अंकों का योग अंतर शून्य हो या वो 11 का गुणज हो। तो इसे आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, विभाजिता का नियम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रैक्शन है, अर्थात भिन्न से संबंधित जो हमारा पूर्व का वीडियो है उसे आप देख लीजिए। औसत से संबंधित, लाभ हानि, प्रतिशतता और साधारण ब्याज अनुपात और समय दूरी, ये सारी चीजें से संबंधित जो वीडियो बनाया हुआ है उसे आप विशेष रूप से देख लीजिए, जो आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए काम कर रहेगा। और यूनिट्स को आप याद रखेंगे, खास करके लंबाई, भार, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता और समय के यूनिट्स को। जहां तक पेडागोगी की बात है तो पेडागोगी में हम गणित की प्रकृति को पढ़ेंगे कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित का नेचर क्या है, और गणित के रूप में हमें किस तरह का, कैसे तार्किक हमारा विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास किस तरह से होता है। गणित की भाषाओं को समझना है हमें, जो प्रश्न के अनुकूल हम नहीं समझते हैं, अगर हम गणित की भाषा को लेते हैं, गणित की भाषा को समझने की क्षमता हमें कैपेबिलिटी आती है, तो हम समझते हैं कि यह क्या कह रहा है हमें, फिर उसके अनुरूप जैसे कि कह रहे हैं कि हम 2 अंकों की संख्या है और हमारे अंकों का योग इतना है और हमारे अंकों को बदलने पे हमारी संख्या इतना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे तब तक इस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते, जबकि प्रश्न का हल तुरंत निकल सकता है। समस्याएं, गणित में जो समस्याएं, आप एक स्टूडेंट के रूप में सोच के देखिए कि आपको गणित सीखने में कितनी तरह की समस्याएं सामना करना पड़ा। वो सारी समस्याएं कहीं की समस्या है, और उसके उपचार के लिए आपने क्या किया है, शिक्षक आपकी समस्या के उपचार के लिए क्या किए, कोई आपका उपचार होगा। और गणित का जो पाठ्यक्रम में जो स्थान है या गणितीय समाधान जो है वो क्यों है, क्योंकि हम लोग जो जीवन में जो भी चीजें सीखते हैं, कहीं ना कहीं गणितीय अवधारणाएं जितनी भी प्रकार की सीखी हुई है, वो सारी अवधारणाएं हमें अपने जीवन में और गणितीय अवधारणाओं को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में गणित के आंकड़ों को सरल करने के लिए, अपने जीवन के सारे लाभ हानि, ब्याज इत्यादि को समझने के लिए, व्यापार को समझने के लिए, वस्तु की स्थिति को समझने के लिए, स्थान को समझने के लिए, समय को समझने के लिए, इकाई यूनिट्स को समझने के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो हमें उपयोगी होता है वो कहीं ना कहीं गणितीय आंकड़ा ही होता है। अगर गणित नहीं हो तो ये सारी चीजें हमारी समझ से परे होगा। अतः गणित को हमें समझना है और इसीलिए गणित को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, ताकि आपको अच्छी तरह से इस पे पकड़ हो, इसके कॉन्सेप्ट को समझे और अपना गणितीय विकास करें, साथ ही अपनी शिक्षा का विकास को और अग्रसर करें। इस तरह से पेडागोगी में आप विशेष रूप से यही सारी चीजें पढ़िएगा। और हम आप लोगों को एक विशेष प्रकार का ये बात पेडागोगी के अंतर्गत कहना चाहते हैं कि गणित के बारे में आपका जो भी अवधारणा है, जो भी समस्या है, जो भी उपाय है, वही आपका सही आंसर की ओर आपको ले जा सकता है। आपके समझ में जो बातें आ रही है, जो समस्याएं आई, जिस रूप में आई, वही रूप में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। और एग्जाम रूम में आप कभी भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप प्रश्न को डील करिएगा तो आपके सारे प्रश्न सही होने के चांस ज्यादा होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, वीडियो वो जो पूर्व का वीडियो बना हुआ है मैथ से, उसे आप देखिएगा और इसे भी देखिएगा। इससे आपका टोटल क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट में हम जीके और जीके को लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं, जो 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।